मैं सऊदी अरब में टैक्सी ड्राइवर था। एक दिन कोई सवारी पैसों से भरा बैग टैक्सी में भूल गई। मैंने फौरन टिकट लिया और पैसे लेकर पाकिस्तान पहुंचा। धूमधाम से बहन की शादी की और एक माह बाद वापस चला गया। चंद दिन गुजरे, मालिक के बंगले पर बड़ी दावत थी। हजारों लोग बुलाए गए थे। दूसरे मुल्कों से नाच गाने वाली औरतें भी जो आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल कर रही थीं। ये देखकर मेरे कदम सुन हो चुके थे कि उन लड़कियों में मेरी बहन भी। मुझे अभी अभी राइड मिली थी। हालांकि मेरा इरादा खाना खाने का था, लेकिन मैंने फौरन ही उस तरफ जाना जरूरी समझा था क्योंकि मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से करता था। एक मुख्तसर मुसाफत तय करके मैं एक होटल के पास पहुंचा, जहां पर एक मियां बीवी का जोड़ा खड़ा हुआ था। उन्हें देखकर साफ मालूम हो रहा था वो पाकिस्तानी या इंडियन है। मैंने फौरन बाहर निकलकर उनका इस्तकबाल किया और उनका सामान लेकर डिग्गी में रखा। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं इस मर्द से पूछूं कि तुम इंडियन हो या पाकिस्तानी, मगर मैंने खामोश रहने में आफियत जानी थी। बेवजह कस्टमर से बात करना उन्हें इनकम्फर्टेबल फील कर सकता था। मैं खामोशी से अपनी ड्राइविंग में मसरूफ हो गया था जब अचानक वो औरत मुझे देखते हुए बोली, हम कितनी देर तक डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे? मैंने एक नज़र शीशे से उनकी तरफ डाली थी और अदब से बोला, मैम 15 मिनट। जबकि वो फौरन बोली, कोशिश करके हमें जल्द से जल्द पहुंचाओ, हमें बहुत देर हो रही है। उनके उजलत भरे अंदाज पर मैंने स्पीड को थोड़ा तेज कर दिया था। ज्यादा तेज करने पर मुझे चालान भी हो सकता था, इसलिए मैंने थोड़ी ही स्पीड बढ़ाई थी। कस्टमर की बात की अहमियत रखना हम पर लाजिम था। अभी मैं मोड़ काटता जब वो आदमी बोला, तुम्हें देखकर लग रहा है तुम पाकिस्तान या इंडिया से हो या फिर कोई और मुल्क से हो। मैं फौरन बोला, जी सर मैं पाकिस्तान से हूँ। आप कहाँ से हैं? उनके पूछने पर मुझ में हिम्मत आई थी, जबकि वो बोले, ये तुम्हारा मसला नहीं है, तुम गाड़ी चलाओ। उनका सर्द अंदाज मुझे चौंका चुका था। हालांकि वो खुद मुझसे पूछ रहे थे, लेकिन जब मैंने पूछा तो मुझे जलील कर दिया था। मैंने अब ड्राइविंग पर ही ध्यान मरकूज कर लिया था। बेवजह मैं कोई उल्टी हरकत नहीं करना चाहता था जिसकी वजह से मुझे गलत रिव्यू मिलता। एक मुख्तसर मुसाफत तय करके मैं उन्हें उनकी डेस्टिनेशन पर छोड़ चुका था, जबकि वो मुझे पैसे सेंड करके बोले, ज्यादा बेहतर होगा तुम अपने काम पर ध्यान दिया करो। लोगों से ये पूछना कि आप कहाँ से हैं, आप कहाँ रहते हैं, इसमें अपना वक्त ज़ाया ना किया करो, समझ आई? जबकि मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उनका सामान निकालकर महज शुक्रिया अदा किया और अपनी गाड़ी में बैठकर दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ गया, जहां से मुझे दूसरी राइड बुक करनी थी। ये दोनों मियाँ बीवी मुझे कुछ अजीब ही लगे थे। इतना अजीब अंदाज मेरी समझ से बाहर था। अगर वो खुद नहीं बता सकते थे तो फिर मुझसे क्यों पूछा? मेरे दिल में यकदम ख्याल उभरा, लेकिन मैंने अपना सर झटक दिया। फिलहाल मैं दूसरी राइड पर ध्यान देना चाहता था। उसके बाद मेरा खाना खाने का इरादा था। अगला शख्स एक बिजनेसमैन था। उसने अंदर बैठते मुझे हेलो कहा। उसे देखकर मालूम हो रहा था कि वो दुबई या फिर यूके का है। मैंने इस बार कोई सवाल जवाब नहीं किया। एक दफ़ा जलील होकर मुझे समझ आ गई थी कि चुप रहने में ही आफियत है। अभी मैंने गाड़ी स्टार्ट ही की थी जब अचानक वो आदमी मेरी तरफ एक ब्रीफ केस बढ़ाते हुए बोला, ये पीछे रखा हुआ है, मैं अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ, इसे आगे रखो। जबकि मैंने हैरत से ब्रीफ केस थाम कर सामने सीट पर रखा था। भला ये किसका था? मेरे दिमाग में यकदम हलचल सी मची थी। फिलहाल मैंने खामोश रहने में आफियत जानी थी। उस आदमी को उतार कर मेरा रुख अब होटल की तरफ था। मैंने अब कोई राइड बुक नहीं करनी थी। दिल की धड़कनें मुंतशिर हो रही थी। भला ये ब्रीफ केस किसका था? क्या उन दोनों मियाँ बीवी का या फिर इसी आदमी का? इस ख्याल ने मेरे 14 तबक रोशन कर दिए थे। मुझे अब घबराहट होने लगी थी, कहीं इसमें कोई बम वगैरह तो नहीं। ये सोच आते ही मैं फौरन गाड़ी से उतर गया और ब्रीफ केस लिए होटल के अंदर चला गया। आज जुमा था। मैं हर जुमा को सऊदीया में अच्छा खाना खाता था। आम दिनों में मामूली खाना खाकर मैं अपना पेट भर लेता था। अभी मैंने कुर्सी संभाली ही थी जब फौरन ही वेटर मेरे सर पर नाज़िल हो गया। हालांकि अमूमन थोड़ी देर बाद ही वेटर आते हैं जब हम बुलाएं। आज का दिन ही कुछ अजीब था। मैंने जल्दी जल्दी उसे ऑर्डर दे दिया और उसे ताकीद की कि थोड़ी देर में आना। ये कहकर मैंने फौरन ब्रीफ केस खोला, मगर अगले ही लम्हे मैंने फौरन ब्रीफ केस बंद कर दिया। दिल मेरा जोर जोर से धड़कने लगा। ऐसा लगता था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। माथे पर पसीना आ गया, चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी।
क्योंकि इस ब्रीफ केस में नोटों से भरी गठियां थीं। मेरा दिल दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। ऐसा लगता था जैसे अभी मेरी जान निकल जाएगी। मैंने आज तक इतना पैसा मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा था। मैं खामोशी से अपनी जगह से खड़ा हुआ और ऑर्डर कैंसिल करके फौरन होटल से बाहर आ गया। मेरा हाल बहुत बुरा हो रहा था। मैं गाड़ी में बैठकर सीधा अपने क्वार्टर की तरफ बढ़ गया। मेरे साथ ऐसा हो जाएगा मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। ये ब्रीफ केस किसका था? ये बात तो तय थी, ये ब्रीफ केस उस आदमी का नहीं था, क्योंकि कोई भी बेवकूफ शख्स अपने हाथों से अपना नोटों से भरा ब्रीफ केस कभी नहीं देता। यकीनन ये ब्रीफ केस उन दोनों मियाँ बीवी का था जो मेरे साथ बैठे थे और बहुत अजीब बर्ताव कर रहे थे। उन्हें देखकर ये मालूम हो रहा था कि वो लोग अमीर हैं, लेकिन इतना पैसा वो भी कोई बेवकूफ़ी भूल कर जाएगा। मैं चुपचाप अपने कमरे में बैठा हुआ था। एक लम्हे के लिए दिल में ख्याल पैदा हुआ कि ये ब्रीफ केस मैं लौटा देता हूँ, मगर अब मेरे दिल में लालच पैदा हो रही थी। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगर मैंने ये पैसा लौटा दिया तो मेरी किस्मत दोबारा खाली रह जाएगी। अगर मैं ये पैसा लेकर पाकिस्तान चला जाऊं तो मेरी बहन की शादी हो सकती है, मैं अपना एक घर ले सकता हूं। कितने सालों से मैं सऊदी अरब में टैक्सी चला रहा था, मगर मैं इतना पैसा नहीं जोड़ पा रहा था कि अपनी बहन की शादी भी कर लूं और अपना घर भी ले लूं। इन पैसों को देखकर मैं इतना समझ गया था ये करोड़ से ज्यादा है। मेरा दिमाग अब तेजी से हरकत में आ गया। मैंने सोच लिया था कि थोड़ा थोड़ा करके पैसा मैं पहले पाकिस्तान के अकाउंट में भेजूंगा, उसके बाद यहां से निकलूंगा। इतना कैश लेकर अगर मैं एयरपोर्ट से गुजरा तो मुझे पकड़ा जा सकता है और फिर छानबीन के बाद मुझ पर किसी भी किस्म की एलिगेशन लग सकती है। मैंने अब अपना दिमाग अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना था। अपने हाथों से पैसे काउंट करके मैं तकरीबन 10 लाख के करीब लिए बैंक गया। उसी दिन मैंने वो पैसे पाकिस्तान ट्रांसफ़र किए थे। टैक्स वगैरह भी भर दिया था ताकि कोई भी मुसीबत मेरे सर ना आए। अब मुझे तकरीबन इसी तरह कुछ महीने चाहिए थे, उसके बाद ही ये पूरे पैसे मैं पाकिस्तान भेज सकता था। क्योंकि रोज रोज जाकर अगर मैं 10 लाख रुपए पाकिस्तान भेजता तो मुझ पर शक भी हो सकता था। मुझे इतनी ज़्यादा इन चीज़ों का इल्म भी नहीं था, इसलिए मैं अपने तौर पर दिमाग चला रहा था। 15 दिन के वक्फे से मैंने पैसे भेजना शुरू किए थे। मेरे घर वाले भी थोड़ा परेशान हुए थे, मगर मैंने अपनी बातों से उन्हें थोड़ा बहुत कैल कर दिया था कि किसी भी किस्म का एक्शन नहीं लेना है और अब भी पैसे नहीं निकालने हैं जब तक मैं वहां ना पहुंच जाऊं। पैसे मैं अपनी मां के अकाउंट में भेजता था। मैंने तकरीबन 3 महीनों में तमाम पैसे पाकिस्तान ट्रांसफ़र कर दिए थे। इस दौरान मैं बाकायदगी से अपनी टैक्सी भी चला रहा था ताकि मुझ पर किसी को भी शक ना हो, और खुदा का शुक्र था कि अभी तक मेरे खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं हुई थी, क्योंकि जिन लोगों के पैसे गुम गए थे उन्होंने कोई राब्ता नहीं किया था। हालांकि हमारा कांटेक्ट नंबर भी उनके पास मौजूद था। 3 महीने बाद मैंने फौरन अपनी टिकट करवाई और बिना घर वालों को बताए ही मैं पाकिस्तान आ गया। एयरपोर्ट पर कदम रखते हुए भी मुझे अजीब डर महसूस हो रहा था। मैं करोड़ से ज़्यादा पैसे पाकिस्तान लेकर आया था और ये कोई मामूली बात नहीं थी। अगर इन लोगों को ज़रा भी शक पड़ जाता तो मैं कई साल तक जेल में सड़ता रहता और मुझे कोई नहीं बचाता। मैंने फौरन टैक्सी ली और अपने घर आ गया। अम्मा मुझे देखकर बहुत जज्बाती हुई। तकरीबन मेरी वापसी 1.5 साल बाद हुई। मेरी बहनें, मेरे भाई सब मुझे देखकर खूब रोए। मेरी हालत भी कुछ इन लोगों से मुख्तलिफ ना थी। परदेश में रहने वाला शख्स ही इस तकलीफ को समझ सकता है कि तन्हाई कितनी जालिम होती है। खाना वगैरह तनावल करने के बाद मेरी माँ मेरे बराबर में बैठी और मुझे देखते हुए बोली, ये तुम इतना पैसा कैसे भेज रहे थे? कोई लॉटरी लग गई थी क्या? और अचानक से तुम क्यों आए हो यहाँ? जबकि मैं फौरन बोला, अम्मा आप छोटी के ससुराल वालों से बात करें, अब हम शादी करेंगे और मैं अब एक जगह देखूंगा ताकि हम अपना घर खरीद सकें। मेरी बात सुनकर मेरी अम्मा काफ़ी हैरान हुई थी और मुझे देखते हुए बोली, मुझे कम से कम कुछ बताओ तो सही। लेकिन मैंने चुप रहने में ही आफियत जानी। फिलहाल मैं ये बात किसी को नहीं बता सकता था। मेरी अम्मा काफ़ी भोली औरत थी। अगर उनके मुंह से किसी के सामने इस तरह की कोई भी बात निकलती तो मेरी शामत आ सकती थी। मैं बुरी तरह किसी भी मसले में उलझ सकता था, इसलिए मैंने हर एक से इस बात को छुपा ही रखा। अम्मा ने छोटी के ससुराल वालों से बात की तो वो राज़ी हो गए।
ان کا کہنا تھا کہ ہم تو پہلے ہی آپ سے رخصتی کا بول رہے تھے، لیکن آپ لوگ ہی دیر کر رہے تھے۔ یہ بات حقیقت تھی، میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں تھا۔ 2 بھائی تھے لیکن ان کی شادیاں ہو چکی تھی، انہیں صرف اور صرف خود سے غرض تھی۔ 2 بہنیں تھیں، بڑی بہن کی شادی ابا کی زندگی میں ہو گئی تھی، بس ایک چھوٹی بہن رہ گئی تھی جس کی ذمہ داری ہم بھائیوں پر تھی، لیکن ان دونوں کے چال چلن صاف بتا رہے تھے کہ وہ شادی میں کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ مگر اب میرے پاس پیسے موجود تھے، میں نے سوچ لیا تھا کہ بھائی ہونے کا فرض میں نبھاؤں گا۔ کچھ ہی دنوں میں تمام تیاریاں مکمل ہو گئی تھیں۔ میں نے اماں کے ساتھ جا کر ایک جگہ بھی دیکھ لی تھی۔ میں بہت خوش تھا، ان پیسوں نے میری زندگی تبدیل کر دی تھی۔ میری زندگی میں ایسے بہار بھی آ سکتی تھی، میں نے سوچا نہیں تھا۔ وقت گزرا تھا اور شادی کا دن بھی آ گیا۔ میں نے اسے بہت جہیز دیا تھا، ایک ایک چیز میں نے اسے دی تھی تاکہ کبھی بھی اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ حالانکہ اس کے سسرال والے ہمیں منع کر رہے تھے کہ آپ کو کچھ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا دیا ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ مگر ماں باپ جتنا اپنی بیٹی کو دیں کم ہی ہوتا ہے۔ اپنی بہن کی شادی کر کے میں بے حد مطمئن تھا۔ شادی کی صبح جب خوشی خوشی وہ ہمارے گھر آئی، میری بانچیں کھل اٹھی۔ میں بہت خوش تھا کہ اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد میں نے حاصل کر لیا ہے، گھر بھی لے لیا اور بہن کی شادی بھی کر دی۔ زندگی اتنی آسان ہو سکتی تھی، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کے باوجود میرے پاس پیسے بچ گئے تھے۔ اب امی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ میری بھی شادی کروا دیں، مگر فی الحال میں ابھی اپنے آپ کو مزید بنانا چاہتا تھا۔ گھر لے لینا صرف مسئلے کا حل نہیں ہوتا، اور میرے پاس کوئی زیادہ پیسے نہیں تھے، صرف کروڑ روپے تھے جس سے بہن کی شادی اور ایک اچھا گھر ہی آ سکا تھا۔ اپنی زندگی بنانے کے لیے مجھے ابھی بھی محنت کرنی تھی۔ تقریباً 6 مہینے میں پاکستان میں ٹھہرا اور پھر واپس سعودی عرب روانہ ہو گیا۔ اتنا عرصہ کافی تھا سعودیہ سے غائب ہونے کے لیے۔ اب مجھے یقین تھا وہاں جا کر بھی مجھ پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ 2 دن بعد ہی میں نے اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ آج معمول کا ہی دن تھا، میں 2-4 رائڈ لے چکا تھا اور ارادہ اب کھانا کھانے کا تھا، اس لیے ہوٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ آرڈر دے کر میں ابھی فارغ ہوا تھا جب ایک عورت بری طرح چلاتے ہوئے ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی۔ تمام لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ بار بار اپنی قمیض کو جھاڑ رہی تھی، کوئی بھی اس کی طرف نہیں بڑھ رہا تھا کیونکہ اس کے کپڑوں پر نہ جانے عجیب قسم کے مکوڑے چل رہے تھے۔ تکلیف سے اس کی جان نکل رہی تھی۔ اس عورت کو دیکھ کر صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کافی رئیس خاتون ہے۔ ریسٹورنٹ کا عملہ بھی اس کی طرف نہیں بڑھ رہا تھا، سب بھی اس سے خوف کھا رہے تھے، مگر میری انسانیت نے مجھے وہاں بیٹھنے نہیں دیا۔ میں فوراً کھڑا ہوا، اپنی شرٹ اتار کر میں نے جلدی سے اس عورت کی قمیض سے مکوڑے جھاڑنا شروع کر دیے تھے۔ کافی سارے لوگ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ شکر تھا کہ ریسٹورنٹ والے شور نہیں کر رہے تھے کہ اس عورت کو باہر نکالو، بلکہ سب خاموشی سے کھڑے اس کو مطمئن ہونے کا موقع دے رہے تھے۔ اس کے مکوڑے وغیرہ جھاڑ دینے کے بعد فوراً ہی ان 6-7 مکوڑے جو کافی بڑے تھے انہیں مار کر جھاڑو سے باہر نکال دیا گیا تھا۔ وہ عورت روتے روتے پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی عملہ بھاگ کر اس کے پاس آیا، جبکہ میں اب ایک نظر اس عورت پر ڈال کر اپنی شرٹ واپس پہن کر دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر اپنے آرڈر کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر گزری، جب معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، میرا آرڈر بھی آ چکا تھا۔ میں خاموشی سے اپنا کھانا تناول کر رہا تھا جب وہ عورت میرے سامنے آ کر بیٹھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بہت شکریہ تمہارا، اگر آج تم میری مدد نہ کرتے تو میں خوف سے ہی مر جاتی۔ جبکہ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، اس طرح ہر معاملے میں چیخ چلانے سے صرف انسان اذیت میں مبتلا ہوتا ہے۔ آپ کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ پیش آئے تو آرام سے کھڑی رہیں اور پھر کسی سے مدد کی اپیل کریں۔ اگر کوئی مدد نہیں کر رہا تو خود اپنی مدد کریں، اپنے ہاتھوں کا استعمال کریں، مگر اس طرح چیخو پکار کر کے خود کو اذیت میں نہ ڈالیں۔ میری بات سن کر وہ عورت بولی، تم کافی سمجھدار لگتے ہو، کون ہو، کہاں کے ہو؟ میں اب تھوڑا چونکا تھا۔ وہ عورت اردو میں بات کر رہی تھی، یعنی وہ میری ہی زبان کی تھی۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، میں پاکستان سے ہوں، یہاں پر ٹیکسی ڈرائیو کرتا ہوں۔ جبکہ وہ فوراً بولی، تقریباً دن بھر کا کتنا کما لیتے ہو پاکستانی روپے میں؟ جبکہ میں تھوڑا حیران ہوا تھا۔
मुझे अपनी इनकम बताना पसंद नहीं थी। अब इनकम ज्यादा हो या कम, मैं हमेशा इस बात को लोगों से छुपा कर ही रखता था। मैं भी बात को घुमाता। इससे पहले ही वो औरत मेरे हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, अरे डरो मत, और ना ही ये सोचो कि मैं तुम्हारी कमाई पर हसद करूंगी। अल्लाह का शुक्र है हम बहुत अमीर हैं। उस औरत की बात सुनकर मैं कुछ देर के लिए शर्मिंदा हो गया। ऐसा लगता था जिसे वो मेरा दिमाग पढ़ रही हो। मैं सर झुकाकर बोला, पाकिस्तानी रुपए मैं अच्छा कमा लेता हूँ। मैंने इस बार भी अपनी तनख्वाह छुपाई रखी। जब वो औरत मुझे देखते हुए बोली, खैर कोई बात नहीं, कुछ लोगों की आदत होती है अपनी कमाई छुपाना, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। हम भी कभी भी अपनी इनकम किसी को नहीं बताते। खैर मैं आज तुम्हारे काम से और तुम्हारे अंदाज से बहुत मुतासर हुई हूँ। मुझे एक ड्राइवर की जरूरत है जो परमानेंट मेरे लिए काम करे। मैं तुम्हें महीने की अच्छी तनख्वाह दूंगी, तकरीबन पाकिस्तानी रुपए में 5 लाख तक। उस औरत की बात सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं कुछ कहना चाहता था मगर ऐसा लगता था जैसे मेरी जुबान पर ताला लग गया हो। वो मजीद बोली, आज तुमने मेरी जान बचाई है। तुम्हें मालूम है मुझे ऐसे कीड़े मकोड़ों से बहुत डर लगता है। ये मेरी कमजोरी है। यकीनन तुम किसी कंपनी के साथ मिलकर टैक्सी चलाते होगे। मैंने सर हाँ में हिला दिया तो वो मुस्कुराते हुए बोली, यानी तुम्हारे लिए बचत बहुत कम है। मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ। कंपनी को देना फिर पाकिस्तान भी पैसा भेजना, अपने लिए तो कुछ बचता ही नहीं होगा। वो औरत सभी जानती थी। हालांकि अमीर लोग ज्यादातर अपनी जिंदगी पर फोकस करते हैं। मैं फौरन बोला, अगर मैडम आप मुझे तनख्वाह 5 लाख रुपए देंगी तो मैं फौरन तैयार हूँ। मुझे वाकई पैसों की बहुत ज़रूरत है। अभी बहन की शादी की है, घर खरीदा है, अब इरादा अपनी शादी का है। मगर इतना पैसा पीछे नहीं है कि मैं शादी कर सकूं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूं। मेरी बात सुनकर वो बोली, मैं तुम्हें इतना माला माल कर दूंगी कि तुम शादी भी कर लोगे, अपनी माँ को भी यहाँ बुला लोगे और अपनी बीवी को भी यहीं रखोगे। बस तुम मेरे साथ ईमानदारी से रहो। आज मुझ पर ऐसी इनायत हुई थी कि मैं दंग रह गया। 6 महीने पहले करोड़ रुपए मिलना, उसके बाद वापस आकर इतनी अच्छी जॉब का मिल जाना मेरे लिए एक बहुत बड़ी लॉटरी थी। मैंने फौरन ही हामी भर ली, जबकि वो औरत मुझे अपने घर का एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर और अपना नाम वगैरह बताकर चली गई। हालांकि मैंने उसे खाने पर रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने इनकार कर दिया कि वो इतने छोटे होटल से खाना नहीं खाती। वो तो इसके कपड़ों पर मकोड़े आ गए थे, इसी वजह से जल्दबाजी में वो इस होटल में आ गई। जबकि मैं खामोश हो गया। मैंने दोबारा टैक्सी ड्राइव नहीं की, बिल्कुल सीधा अपने क्वार्टर पर आ गया। इरादा अम्मा को फ़ोन करके तमाम हालात से आगाह करने का था, लेकिन मैं ठहर गया। अभी मैं अपनी टैक्सी भी कंपनी को वापस नहीं करना चाहता था। पहले मैं जाकर देख लेना चाहता था कि ये लोग कैसे हैं। क्या ये लोग मेरे साथ तरीके से रहेंगे या फिर मुझे जलील होने के लिए छोड़ देंगे। पूरी रात मेरी इसी सोचो विचार में गुजर गई। अगली सुबह मैं वक्त से पहले ही उस औरत के शानदार बंगले पर पहुंच गया। उसका बंगला देखकर ही मुझे समझ आ गई कि वो वाकई बहुत अमीर है। मेरी बातें खुल उठी थी। मैंने इरादा कर लिया था कि अब मैं यहीं पर नौकरी करूंगा और टैक्सी वापस कर दूंगा। रब का नाम लेकर मैं अंदर दाखिल हो गया। अब भी मैं कोई सवाल करता, इससे पहले ही अंदर से एक औरत बाहर आई। वो मुझे देखते हुए बोली, तुम्हारा नाम शहजाद है। मैंने सर को हल्की जंबिश दी तो वो बोली, तुम्हें अंदर मैडम बुला रही हैं। मैं फौरन ही उस औरत के पीछे पीछे पड़ा। वो मुझे लिए एक लॉन्च में आ गई। सामने वो औरत एक बहुत ही उम्दा लिबास पहनकर बैठी थी। मैंने करीब जाकर उन्हें सलाम किया तो वो उठ खड़ी हुई और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, बहुत खुशी हुई, तुम वक्त के काफ़ी पाबंद हो। अगर तुमने काम इसी ईमानदारी के साथ किया तो याद रखना तुम्हारी तरक्की यकीनी है। और मैं तुम्हें अपनी गाड़ियां वगैरह दिखाऊं और तुम्हारा टेस्ट भी ले लूं। तुम किस तरह की ड्राइव करते हो। जबकि मैं फौरन बोला, मैडम आप बेफिक्र रहें, आपको बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैंने पाकिस्तान में भी टैक्सी ड्राइव की है, इसलिए मुझे काफ़ी तजर्बा है। जबकि वो बोली, ये तो तुम्हारे साथ बैठकर ही मालूम होगा। वो मुझे लेकर अपने गैराज में आ गई। वहाँ पर हसीन तरीन गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। मेरी तो लॉटरी निकल आई थी। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलाऊं। वो मुझे लेकर मर्सिडीज में बैठी थी। मैंने फौरन ही तमाम चीज़ों को समझा और उन्हें लिए टेस्ट ड्राइव पर निकल गया। कुछ ही देर बाद वो मेरा कंधा थपथपाते हुए बोली,
तुम झूठे दावे नहीं करते, मैं मुतासिर हुई हूँ तुम्हारी ड्राइव से, चलो आप घर चलते हैं। ये कहते ही उसने मुझे गाड़ी मोड़ने का हुक्म दिया, जबकि मैं उनके हुक्म की तामील करते हुए सीधा उन्हें लिए वापस बंगले पर आ गया। कई बार मुझे हैरत भी हुई कि ये औरत महज इतनी सी करम नवाजी पर मुझे इतना क्यों दे रही है, मगर मैंने ज्यादा सोचना जरूरी नहीं समझा। अगले दिन ही मैंने कंपनी से तमाम कॉन्टैक्ट खत्म कर दिए, उनके हाथ में उनकी गाड़ी की चाबी थमा दी और अब मुकम्मल तौर पर इसी बंगले में रहने लगा। सुबह 8 बजे जाता था और रात 10 बजे मेरी वहां से छुट्टी हो जाती थी। उस औरत ने मुझे यह भी कहा था कि आप मेरे सर्वेंट क्वार्टर में रह सकते हैं, मगर मुझे अपना क्वार्टर पसंद था। वहां पर मेरे दोस्त वगैरह भी थे। इंसान जहां काम करता है वहां नहीं रहे तो ज्यादा बेहतर है। इससे आपकी इज्जत भी घटती है और आपको खास मजा भी नहीं आता। इसलिए मैंने फिलहाल उन्हें मना कर दिया था। मैंने अम्मी को भी बता दिया था, उन्होंने काफी एतराज जताया था, लेकिन जब मैंने उन्हें तनख्वाह बताई तो वो फौरन राजी हो गई। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। मेरी जिंदगी अब काफी आसान हो गई थी। मुझे उनके पास काम करते हुए 2 महीने हो गए थे और इन 2 महीनों में मेरे पास 10 लाख रुपए थे। ये एक बहुत बड़ी अमाउंट थी। कई बार मुझे हैरानगी भी हुई थी कि ये औरत मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों है। खाना भी वो मुझे देती थी, शॉपिंग भी करवाती थी। कई बार तो मुझे ऐसा लगा शायद ये मुझे पसंद करती हैं, मगर वो शादीशुदा औरत थी, बच्चों वाली थी और ना ही उसने मुझसे ऐसी कोई नामुनासिब बात की थी। मैंने अपना सर झटक दिया और यही सोचा कि रईस लोग हैं, इनके लिए 5-10 लाख रुपए हम जैसे गरीबों को दे देना कहाँ कोई बड़ी बात होती है। मगर मैं जानता ही नहीं था कि असल वजह कुछ और है। मेरी जिंदगी किस तरह दांव पर लगाई गई है, इसके पीछे बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। वक्त और तेजी से गुजरा। आज मामूल के मुताबिक मैं मैडम को लिए एक सैलून आया था। जब मुझे सिक्योरिटी गार्ड का फोन आया, मैं हाल अहवाल के बाद बोला, हाँ भाई किस लिए फोन किया? तो वो फौरन बोला, आज तुम पार्टी में आ रहे हो, मैडम ने तुम्हें बुलाया है। जबकि मैं फौरन बोला, कौन सी पार्टी, किस तरह की पार्टी? चंद लम्हे वो आदमी खामोश रहा और फिर बोला, क्या वाकई तुम्हें मैडम ने नहीं बुलाया? तुम पर इतनी करम नवाजियां करती हैं, फिर तुम्हारे साथ ऐसी नाइंसाफी। जबकि मैं चंद लम्हे कुछ बोल ही नहीं पाया। उसकी बातों का क्या मतलब था, मुझे कोई समझ नहीं आ रहा था। वो बोला, आज मैडम ने घर में पार्टी रखी है और सब मुलाजमीन को उन्होंने मदऊ किया है, क्या तुम्हें नहीं बोला? जबकि मैं खामोश हो गया। बात को घुमाकर मैंने खत्म कर दिया। मुझे वाकई अब थोड़ी थोड़ी जलन होने लगी थी। थोड़ी देर बाद वापसी के रास्ते में मैंने मैडम से इस हवाले से पूछा। वो फौरन बोली, अरे तुम मेरे घर के मेंबर जैसे बन गए हो, अब मैं क्या तुम्हें इनविटेशन दूं? तुम लाजमी आना, मुझे अच्छा लगेगा। उनकी बात सुनकर मैं मुतमईन हो गया। आधा दिन मैंने काम किया और फिर मुझे छुट्टी मिल गई। रात के वक्त मैं अपना अच्छा सा लिबास पहनकर पार्टी में आ गया। अभी हम सबको बैठे कुछ ही देर हुई थी जब मालूम हुआ कि आज तो नाचने वाली औरतों को भी बुलाया गया है। मैंने आज से पहले इस तरह का कोई भी फंक्शन अटेंड नहीं किया था। न जाने क्यों मुझे अजीब सी घबराहट हुई। दिल किया कि इस महफिल से उठकर चला जाऊं, मगर अगर मैं ऐसा करता तो मैडम नाराज हो जाती। उनकी नजरें मुझ पर थीं, इसलिए मैंने वहीं बैठने में आफियत जानी थी। थोड़ी देर बाद ही औरतें आ चुकी थी। मैं खामोशी से कोने में ड्रिंक हाथ में थामे खड़ा हुआ था। मैंने नजरें भी झुकाई हुई थी। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, मगर अचानक ही न जाने क्यों मुझे अजीब सी बेचैनी हुई थी। मैंने जैसे ही नजर उठाकर सामने की तरफ देखा तो अगले लम्हे में सांस लेना भूल गया, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी छोटी बहन डांस कर रही थी, जिसकी शादी मैंने बहुत धूमधाम से की थी। ऐसा लगता था जैसे किसी ने मेरा कलेजा चीर दिया हो। लम्हे बाद मैं फौरन उस तरफ बढ़ा और अपनी बहन का हाथ थाम लिया। वो जो मगन अंदाज में उदास चेहरे के साथ नाच रही थी, मुझे देखते ही होश में आ गई और मुझे अपने सामने देखकर कुछ देर तक अपनी जगह पर ही खड़ी रही और फिर अपने कदम पीछे लेते हुए दोबारा डांस करने लगी। मगर मैं ये मंजर नहीं देख सकता था। मैंने जबरदस्ती उसका हाथ थामा और उसे वहां से ले आया। वहां पर काफी और औरतें थीं, इसलिए किसी ने ज्यादा गौर नहीं किया। बाहर आते ही मैंने उसे झंझोड़ दिया कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई? तुम्हारी शादी हो चुकी थी, तुम खुश थी अपने घर में,
یہ سب کیا ماجرا ہے؟ ابھی میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی عقب سے مجھے میڈم کی آواز آئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تمہارے ہاتھوں سے تمہاری بہن کو خریدا گیا ہے، کروڑ روپے یاد نہیں تمہیں؟ جبکہ میں اپنی جگہ پر بت بن گیا۔ وہ مزید بولی، تمہیں پورے ایک منصوبے میں پھنسایا گیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب جو تمہارے ساتھ ہوا ہے وہ ایک بے خیالی تھی؟ تم نے میری مدد کی، اس لیے آج میں نے تمہاری مدد کی ہے۔ تم جب میرے پاس جاب پر آئے، میں نے تمہارا پورا حسب نصب نکالا تھا۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ تمہاری بہن یہاں پر ہی موجود ہے، لیکن تمہیں علم نہیں، جس گھرانے میں تم نے اپنی بہن کی شادی کی ہے وہ عام لوگ نہیں ہیں، بلکہ گروہ ہے جو دوسرے ممالک سے لڑکیاں لیتے ہیں اور دوسری جگہوں پر بیچ دیتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے وہ لوگ پسند کر چکے تھے، مگر تم لوگ شادی نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ تمہارے پاس پیسے موجود نہیں تھے، اور انہوں نے تمہارے ذریعے ہی وہاں تک پیسے پہنچائے اور تمہاری بہن کو یہاں بلا لیا۔ یہ سننا تھا کہ میں چیخ مار کر رو پڑا۔ میرے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میری چھوٹی بہن بھی زارو قطار رو رہی تھی، اس کی اجڑی ہوئی رنگت، آنکھوں کے نیچے ہلکے اس بات کی گواہی تھے کہ وہ اچھی زندگی میں نہیں تھی۔ میں نے اس کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگی۔ یہ سب مجھ سے لاشعوری طور پر ہوا تھا۔ اس عورت نے اپنی جان بچانے کے صدقے میرے اوپر کافی مہربانیاں کی، میری بہن کو واپس باعزت طریقے سے پاکستان بھیجا، اس کے شوہر سے طلاق کروائی اور مجھے جاب سے نہیں نکالا، بلکہ میں اب بھی وہیں پر کام کر رہا ہوں۔ میں نے اپنی بہن کی شادی اپنے رشتہ داروں میں ہی دوبارہ کر دی ہے۔ یہ سب بھی میڈم کی مہربانی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اماں کو میں نے یہیں پر بلا لیا ہے اور اب شادی کا ارادہ رکھتا ہوں، مگر جب بھی میں اس واقعے کے بارے میں سوچتا ہوں تو میری جان حلق میں اٹک جاتی ہے۔ کیا انسان اتنے بھی ظالم ہو سکتے ہیں؟ کوئی اتنا بڑا منصوبہ بھی بنا سکتا ہے؟ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا، جب آپ کسی کے لیے اچھا کرو، اپنی جان پر کھیل جاؤ، تو وہ رب آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ دوستو، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کہ یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی۔ ایسی سبق آموز سٹوری دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔